नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन का हमारा क्रम लगातार चल रहा था और आज हम देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा के नफे और नुकसान। मतलब इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है, दोनों को देखने की आवश्यकता है। और ऑनलाइन शिक्षा का चलन, ये कोरोना महामारी का जो दौर गुजरा जिसमें कि हम तालों में बंद हो गए, तालाबंदी चारों ओर लागू हो गई, उसमें ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ से लोगों ने इसका बखूबी इस्तेमाल करना सीखा। अब जब इस्तेमाल करना सीखा तो इसमें सावधानियां रखनी आवश्यक थी, क्योंकि ये ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है कि इसमें बुराइयां फैलने की भी उतनी ही गुंजाइश है जितना कि इसका फायदा उठाने की। तो आइए देखते हैं कुल मिलाकर इस विषय के बारे में। कोविड-19 से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, ये सही तरीका है। तो कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किंतु सामाजिक असमानता और डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि डिजिटल जो संसाधन है उनकी पहुंच एक खास तबके तक हो पाई और बाकी लोग इससे वंचित हैं या इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल करना और 4G सिम का इस्तेमाल करना ये डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकता है। उस टेक्नोलॉजी का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसे अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकें, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। लोग वीडियोस देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं, लेकिन उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, किन वीडियोस का फ़ायदा लेना है, कौन से पोर्टल पे हमें जाना है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो ये एक डिजिटल डिवाइड पैदा करता है। दूसरा, आर्थिक संसाधनों की कमी भी है, क्योंकि जो गैजेट है उन्हें खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता है, जो कि सबके पास नहीं होता। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों के साथ ही हम अपनी बात को शुरू करते हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, यानी जो तत्काल का शिक्षा मंत्रालय है, मतलब इसका पुराना नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के हिसाब से ये जो डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी है, मतलब एजुकेशन एंड लिटरेसी है, इसके हिसाब से महामारी के कारण जो स्कूल बंद हो चुके थे उनको फिर से खोलने के लिए स्वच्छता और क्वारंटाइन उपायों हेतु करीब 1 लाख रुपए प्रति स्कूल खर्च करने की आवश्यकता होगी। तो ये किया गया है। कुछ स्कूल तो एकदम से हमेशा के लिए बंद हो गए, जो कि संसाधन के मामले में एकदम से ढीले थे या छोटे थे, लेकिन जो सक्षम थे वो अपने आप को फिर से खड़ा करने में कामयाब रहते हैं। तो उनको भी एक बार फिर से इस बच्चों के लिए तैयार करने में अच्छी खासी लागत लगी। अब करीब 3.1 लाख सरकारी स्कूलों जिनके पास सूचना और संचार तकनीकी सुविधाएं जैसी कुछ चीज़ें भी नहीं थी, मतलब उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको ऐसी सुविधाओं से लैस करने के लिए भारत सरकार को 55,840 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करना होगा। तो ये बजट जो है हमेशा आता है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। इस बार का जो बजट है उसके हिसाब से अपडेट कर सकते हैं कि कितना आवंटन ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल चीज़ों के लिए हुआ है। डिजिटल में भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन तरीके से शिक्षित करने हेतु या फिर कौशल डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए। तो कुल मिलाकर शिक्षा मंत्रालय ने जो आगे का पूरा समय है उसके लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री और संसाधनों के विकास के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर खर्च करने की भी बात की। देखिए, ये ऐसा विषय है कि इसमें आप आंकड़ों के सहारे बात को शुरू करेंगे और बीच वाला जो हिस्सा है उसमें बताएंगे कि ऑनलाइन शिक्षा असल में है क्या और इसके फायदे नुकसान क्या है। तो 2026 तक का केंद्र सरकार का ये टारगेट है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4.06 करोड़ छात्र, मतलब देश की कुल छात्र संख्या का अगर हम देखें तो ये 40% मात्र ही होते हैं, तो इनको लैपटॉप और टैबलेट प्रदान किया जाए ताकि इनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिसके माध्यम से ये शिक्षा से जुड़ सके। तो कुल मिलाकर इस काम के लिए अच्छा खासा खर्च भी आएगा। 60,900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये लैपटॉप बांटने की पहली योजना है, इससे पहले बहुत बार चल चुका है, लेकिन लैपटॉप का सही इस्तेमाल हो नहीं पाता है। अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के हिसाब से केंद्र और राज्य उपकरण उपलब्ध कराने की लागत को फिलहाल 60 और 40 के अनुपात में वहन करेंगे, यानी 60% जो इसका हिस्सा है या 60:40 है, तो 60 हिस्सा इसका केंद्र सरकार देगी और 40 हिस्सा इसका राज्य सरकार देगी। हालांकि कुछ राज्यों के मामले में ये पूरा 100% केंद्र सरकार के ऊपर ही आश्रित होता है। अब भारत में लॉकडाउन की शुरुआत जब हुई थी, लॉकडाउन का मतलब ये है कि पूरी तालाबंदी, उसमें शिक्षा ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, और भी चीज़ें हुई लेकिन सबसे बुरा असर इसी पर पड़ा। तो सभी शिक्षण संस्थाएं शैक्षणिक कार्यों के लिए ऑनलाइन प्रणाली को अपनाने लगी, उनकी विवशता थी और बच्चों की भी। ई लर्निंग को एक विकल्प के रूप में उन्होंने लिया और ऐसे में देश की आम जनता के बीच में ऑनलाइन शिक्षा की लोकप्रियता में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई। हालांकि जहां एक और कई विशेषज्ञों ने मौजूदा महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षा और ई लर्निंग के महत्व को स्वीकारा है, वहीं कुछ आलोचकों का ये मत है कि ऑनलाइन शिक्षा अध्ययन की पारंपरिक पद्धति का स्थान नहीं ले सकती। अध्ययन की जो पारंपरिक पद्धति थी, यकीन मानिए अभी भी वो सर्वश्रेष्ठ है।
किसी भी स्क्रीन पर पढ़ने और किसी भी डिजिटल गुरु से पढ़ने की तुलना में अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसको कमोबेश सभी लोग मानते हैं, स्वीकार करें या ना करें, या विवशता में स्वीकार करें, वो अलग बात है। अब कोविड के समय में वो एकदम फेस टू फेस टीचर से नहीं पढ़ सकते हैं, तो डिजिटल तरीके से ही सही। लेकिन किताबें जो हमें ज्ञान दे सकती हैं और जो स्थिर ज्ञान हमें दे सकती हैं बिना किसी भटकाव के, वो डिजिटल प्रणाली नहीं दे सकती है। अगर आप यूट्यूब पे एक एजुकेशनल वीडियो सर्च करने जाइए तो तमाम ऐसे उटपटांग शॉर्ट्स और इस तरह के वाहियात वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे जिसमें कि आप फंस जाएंगे। बहुत आप स्थिर दिमाग के हैं तो भी आपका मन ललचाने लगेगा, क्योंकि मनोरंजन हर मनुष्य का दिमाग खोजता है जिसमें उसे मज़ा आता है। तो ये भटकाव किताबों में नहीं होता है। तो इसलिए वो जो पुराना माध्यम था वो बेहतर था, लेकिन अभी हमें चूंकि नए समय में ढलना है और नई जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है, इसलिए एक विकल्प के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यही निवेदन है कि ज़्यादातर आप किताबों पर आश्रित रहिए, और जहाँ आपको दिक्कत हो रही है, किताबों में मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर आप डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करिए। यही सार्थकता है, और डिजिटल माध्यम इसीलिए बने भी। तो यहाँ आप देखें कि कोविड-19 महामारी से पूर्व भारत के अधिकांश शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा का कोई विशेष अनुभव नहीं रहा है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों के लिए अपनी व्यवस्था को ऑनलाइन शिक्षा के अनुरूप ढालना और छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी। ये सच में चैलेंजिंग है। मतलब जिनके यहाँ सारी प्रणाली एक पारंपरिक तरीके से चल रही थी, वही दस्तावेज, कागज़ों का ढेर, किताबें ही किताबें, तो वहाँ पर एकदम से सब डिजिटल हो जाएगा, ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जादुई नहीं होती। अगर उसे में सही में वास्तविकता में धरातल पर ले आना है तो उसके लिए लंबा प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो कौशल विकास करने की सबसे बड़ी चुनौती। लोगों को डिजिटल डिवाइसेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, सभी के पास नहीं है। तो जो लोग इससे अनजान हैं तो उन्हें पहले ये बताना पड़ेगा कि इस उपकरण का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसे पढ़ाने में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारी चुनौतियाँ, ये एक समस्या है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में बाधा पहुँचाती है। अब लैपटॉप और टैबलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वहाँ पर छात्रों का ऑनलाइन शिक्षा से, मतलब ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। शिक्षकों के लिए तकनीकी एक बड़ी समस्या बन गई है। जो शिक्षक किताबें लेकर पढ़ाया करते थे और अपने क्षेत्र में निष्णात थे, मतलब उनके कौशल का कोई दूसरा नहीं था, वो आजकल ढीले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि उनके पास डिजिटल ज्ञान है ही नहीं, और उन्हें या तो प्रशिक्षित किया जाए, तो प्रशिक्षित भी किया जाएगा तो उसमें समय लगेगा, संसाधन लगेंगे, और सबके पास ऐसा सौभाग्य नहीं है कि उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त ही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जो अनुपयोगिता वाली स्थिति है वो पैदा हो गई। इसके साथ आप ये भी देखें कि इंटरनेट पर कई विशेष पाठ्यक्रमों या क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी अध्ययन सामग्री काफ़ी कम है। हालांकि ऐसा कम ही दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जिन क्षेत्रों में अध्ययन सामग्री की कमी है वहाँ छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम को ही ले लीजिए। सिविल सेवा परीक्षाओं में ये बड़ा मैटर बना रहता है। लोग तैयारी में जितना दिमाग नहीं लगाते, उससे ज़्यादा इस चीज़ में दिमाग लगाते हैं कि हिंदी माध्यम का चयन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें एक मटेरियल की अनुपलब्धता भी एक कारण हो सकती है। हालांकि अब उतना बड़ा इशू नहीं है, आजकल सारे मटेरियल लगभग दोनों भाषाओं में मिल जाते हैं। हालांकि फिर भी गुणवत्ता का स्तर देखें तो जो अंग्रेजी वाले मटेरियल है उनमें गुणवत्ता अभी भी अच्छी है। अखबारों में ही आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं। तो ऐसे में फिर जो हिंदी माध्यम या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के मटेरियल हैं उनकी काफ़ी हद तक कमी है, ये हम कह सकते हैं। हिंदी में तो तब भी उपलब्ध है, जो अन्य भाषाएं हैं उनमें तो विशेष कमी है। तो इनसे निपटना एक चैलेंज का काम है, जिससे कि छात्रों को या जो अभ्यर्थी है उन्हें दो चार होना पड़ेगा। कई विषयों में छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो आजकल की शिक्षा में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम किसी चीज़ को करेंगे नहीं, अपने हाथ से, अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, करके नहीं देखेंगे, तो हम उस चीज़ को बेहतर नहीं सीख पाएंगे। पहले क्या होता था कि पढ़ाते थे पहले, उसके बाद उसको प्रयोग करके सिखाते थे। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब आपको सरल लोलक का सिद्धांत पढ़ाया गया, उसके बाद सरल लोलक या फिर कोई और भी प्रयोग आप कह सकते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स ही है या कोई और चीज़ है, तो उसका प्रयोग अध्यापक ने आपको किताब में लिखवाया कि प्रयोग विधि ये है, इसकी ऑब्जर्वेशन ऐसे करते हैं, इसकी प्रिकॉशन और एरर ऐसे निकालते हैं। तो वो सब आपने किया। फिर लैब में जाकर उसी प्रैक्टिकल को अपने हाथ से कर लिया, उपकरण को बाकायदा छू कर उसे नाप वाप कर देख लिया, शिक्षक ने आपका सहयोग किया, तो आप कितना बेहतर सीख पाएंगे। हर एक चीज़ में यही बात लागू होती है। तो ये बात जो दूरस्थ माध्यम है उनमें संभव नहीं है। अब ऑनलाइन टीचर आपको स्क्रीन पर वर्नियर कैलिपर्स की फोटो दिखा सकता है, नापने का तरीका भी बता सकता है, लेकिन आपके हाथ में कैलिपर्स नहीं पकड़ा सकता है। तो ये दिक्कत की बात है। और शिक्षण क्षेत्र पर कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभाव ने शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण माध्यमों के एक नए विकल्प पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। ये सारी विवशता है, ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना भी हमारी विवशता है। अब भारत में ई शिक्षा अपनी शैशवावस्था में है। जैसे एक बच्चा अभी नौसिखिया होता है, हर मामले में गलतियां करता है, चीज़ें उससे टूटती फूटती हैं, उसे किसी चीज़ का सहूर ढंग से नहीं होता है। तो वही स्थिति अभी हम भारतीयों की भी है। लोग माने या ना माने, लोग अपने आप को समझें कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी अगर हम दुनिया की ओर सिर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ऑनलाइन मामले में हम बहुत पीछे हैं। बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है हर नागरिक को। तो ऐसी अभी जो एकदम से प्री मैच्योर कंडीशन है, उसमें सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं।
दुनिया कहाँ रफ्तार में आगे बढ़ रही है और अभी हमें उसके साथ कदम मिलाने के लिए पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें मजबूत करनी है, बेसिक क्लियर करना है अपना। मतलब बाकी लोग टेस्ट सीरीज देकर अपनी कमियों को सुधार रहे हैं, अभी आपने जो फंडामेंटल बुक्स हैं उन्हीं को नहीं पढ़ा है, तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। तो वही कंडीशन हमारी है। तो ई शिक्षा हमारे लिए एक नई चुनौती भी बन गई। टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से देश के दूरस्थ भागों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित किया गया। तो किया तो गया, लेकिन वो देखे कितना उसको, ये भी तो प्रश्न है। क्योंकि जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं उनको घुमा कर लोग टीवी का जो फिल्म वाला चैनल है या चटपटे सीरियलों वाला चैनल है वहाँ ले आके फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि डिजिटल माध्यम में भटकाव ज़्यादा है, खतरे ज़्यादा हैं, लेकिन उसको अपनाना हमारी विवशता है। क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है, भले ही पेंडेमिक थोड़ा ढीला पड़ गया हो, अभी कोविड का वैसा खतरनाक दौर नहीं है, हालांकि संभावनाएं आसपास लगी हुई हैं तमाम बीमारियों की, लेकिन फिर भी जो स्थितियां चल रही हैं उसमें डिजिटल एजुकेशन को हमें अपनाना पड़ेगा। तो जब अपनाना पड़ेगा तो इसमें सावधानियां बरतना यही एकमात्र विकल्प बचता है। तो ये तो हमने सिर्फ जो टेक्निकल दिक्कतें थी उनको देखा, उसके अलावा जो असली दिक्कत है वो तो साइबर क्राइम वाली है। साइबर क्राइम डिजिटल एजुकेशन में सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि ये डिजिटल एजुकेशन बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें जो सीखने वाले लोग हैं वो अक्सर युवा वर्ग के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े उम्र के या जो वृद्ध लोग हैं वो नहीं सीखते हैं डिजिटल माध्यम से, लेकिन ज़्यादातर जो सीखने का तबका है वो कम उम्र के लोगों का है, मतलब जो युवा कहे जा सकते हैं या बच्चे कहे जा सकते हैं। तो उनको ये साइबर अपराधी एक आसान शिकार समझ लेते हैं। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि ये तो एक खुला मैदान है जो कि बड़ा ही संवेदनशील है, यहाँ शिकार पकड़ना बड़ा आसान है। मतलब चारों ओर हिरण ही हिरण दिखाई दे रहे हैं और हमारे लिए पकड़ने में सुविधा है। तो ऐसे में ये अपना जाल फैलाते हैं और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, मतलब हैकिंग का काम करते हैं या फिर पोर्न साइट कोई सीधे सीधे जो एजुकेशनल ग्रुप है उसमें डाल देते हैं, या किसी की अश्लील तस्वीरें जो है वो साझा कर देते हैं। तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग जो है वो गेमिंग के माध्यम से बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को ठगते हैं। तो ये सारा जो साइबर क्राइम वाला मामला है ये ऑनलाइन शिक्षा में एक और बड़ी बाधा है। तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, इसको भी आप लिख सकते हैं और अंत में अपना सुझाव देते हुए समापन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे इतना ही, और आगे ऐसे बहुत सारे विषय आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।